हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 10 अक्टूबर 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, आरबीआई यूजेस डब्ल्यूपीआई दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स एज हेडलाइन इन्फ्लेशन फॉर द पर्पज ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन। सेकेंड, हेडलाइन इन्फ्लेशन इज मोर स्टेबल देन कोर इन्फ्लेशन। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द करेक्ट आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू। दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। देखिए आरबीआई जो है आप सभी को पता है, इस साल यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर भी ये क्वेश्चन आया था कि आरबीआई जो है वो सीपीआई को यूज करता है एज द हेडलाइन इन्फ्लेशन फॉर द पर्पज ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन। सीपीआई स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स, राइट। और होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है इट इज नॉट यूज्ड एज हेडलाइन इन्फ्लेशन बाय द आरबीआई फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन। मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी जो है वो सीपीआई को यूज करते हैं इन्फ्लेशन प्रिडिक्ट करने के लिए, राइट। अब सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। यहां पे आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन? डिफरेंस ये है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर जो बास्केट ऑफ गुड्स है, बास्केट ऑफ गुड्स, उन सभी को ध्यान में लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यूपीआई की बात करें, सो डब्ल्यूपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब क्या होगा? डब्ल्यूपीआई के अंदर जितने भी बास्केट ऑफ गुड्स है उन सभी की प्राइसेस को इंक्लूड किया जाएगा हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर। कोर इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? द गुड्स आर कंसिडर्ड विच आर स्टेबल इन नेचर, विच आर नॉट वॉलेटाइल इन नेचर। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल ऑयल है, पेट्रोल एंड डीजल, तो उसके प्राइसेस जो है वो डेली बेसिस पे चेंज होती रहती है। जैसे वेजिटेबल्स है तो उसके प्राइसेस जो है वो भी काफी वॉलेटाइल नेचर के हैं। तो ऐसे जो कमोडिटीज है उनको कोर इन्फ्लेशन के अंदर से एक्सक्लूड किया जाता है। ऐसी कमोडिटीज को कोर इन्फ्लेशन में हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ताकि हमें इन्फ्लेशन का रेट जो है वो स्टेबल मिले। मतलब ऐसी कमोडिटीज के बेसिस पे इन्फ्लेशन मिलेगा जो रिलेटिवली स्टेबल है दूसरी कमोडिटीज से। तो यहां पे उल्टा स्टेटमेंट होगा तो करेक्ट होगा, कोर इन्फ्लेशन इज मोर स्टेबल देन हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो इस वजह से ये सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। आंसर होगा डी, नाइदर वन नॉर टू। आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी जो है उन्होंने इन्फ्लेशन को लेके प्रिडिक्शन दिए है दैट जीडीपी जो है वो फास्ट रिकवर हो सकती है इन स्पाइट ऑफ दिस काइंड ऑफ इन्फ्लेशन रेट। Question number 2, which of the following statement is or are correct about Monetary Policy Committee of RBI? First, it is a statutory body instituted by Government of India. Second, it is entrusted with the responsibility of deciding key policy rates. And third, out of 6 members of this committee, government nominates 3 government officials having special knowledge and experience in banking sector. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द करेक्ट आंसर इज ए, 1 एंड 2। फर्स्ट एंड सेकेंड जो है वो करेक्ट है, थर्ड इज इनकरेक्ट। अब देखिए मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी जो है इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी बिकॉज इट इज इंस्टीट्यूटेड अंडर द पावर्स ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। सो किसी पर्टिकुलर एक्ट का जिस बॉडी के साथ बैकअप हो तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। एंड इट इज इंस्टीट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट करेक्ट होगा। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है। आप सभी को पता है कि मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी जो है वो की पॉलिसी रेट्स डिसाइड करती है। फॉर एग्जांपल रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन, राइट। तो इस टाइप के जो की पॉलिसी रेट्स है दे आर डिसाइडेड बाय द मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी। थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। ये बात सही है कि इसके अंदर टोटल 6 मेंबर्स है। ये बात भी सही है कि गवर्नमेंट इसमें से 3 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, बट दे शुड नॉट बी गवर्नमेंट ऑफिशियल। मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी के अंदर गवर्नमेंट जिन मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं होने चाहिए, राइट। तो इस वजह से ये थर्ड जो है वो इनकरेक्ट होगा। आंसर इज ए, 1 एंड 2।
मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी जो है उसकी बायनियल मीटिंग के लिए न्यूज में है। तो ये कंसेप्ट जो है वो आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट भीमा कोरेगांव बैटल? फर्स्ट, it was fought between Dalit community and British forces. Second, it is also seen as victory against caste based discrimination. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। सेकेंड जो है वो करेक्ट है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। अब देखिए भीमा कोरेगांव बैटल की स्टोरी जो है वो आपको पता होनी चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो पेशवा फोर्सेस थी, पेशवा फोर्सेस के अंदर जब आर्मी के अंदर लोगों को इंडक्ट करना था तो वहां पे दलित कम्युनिटी थी, कम्युनिटी का नाम है महार कम्युनिटी। तो वो महार कम्युनिटी के सोल्जर्स को पेशवा ने उनकी आर्मी के अंदर एंट्री करने से मना कर दिया था। पेशवा रिफ्यूज टू इंडक्ट महार कम्युनिटी, दैट इज दलित कम्युनिटी, टू बी इंडक्टेड इनटू इट्स आर्मी। तो इस वजह से क्या हुआ, महार कम्युनिटी जो है उन्होंने ब्रिटिश फोर्स को साथ दिया इन द एंग्लो मराठा वॉर। सो द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव वॉज फॉट बिटवीन पेशवा एंड ब्रिटिश फोर्सेस, जिसके अंदर ब्रिटिश फोर्सेस को किसका साथ मिला था, महार कम्युनिटी का साथ मिला था, राइट। तो ये फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा। इस बैटल का रिजल्ट क्या आया, पेशवा फोर्सेस जो है वो हार चुके थे, राइट। सो इट इज सीन एज विक्ट्री अगेंस्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन द डिस्क्रिमिनेशन वाज इनिशिएटेड बाय द पेशवा एंड नॉट बाय द ब्रिटिशर्स। तो सेकंड जो है वो करेक्ट होगा, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, आंसर इज बी, सेकंड ओनली। भीमा कोरेगांव को 2018 के अंदर 100 इयर्स कंप्लीट हुए थे, तो सॉरी 200 इयर्स कंप्लीट हुए थे। तो इसके चलते वहां पे काफी सारे कास्ट क्लैशेस हुए थे और वो केस जो है वो अभी चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट नॉन रेसिडेंट इंडियंस? एनआरआईज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, दे कैन नॉट कंटेस्ट इन इलेक्शंस एंड कैन नॉट होल्ड एनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। सेकेंड, एनआरआई स्टेटस इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल पीरियड इन इंडिया। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है। एनआरआईज जो है उनको इंडिया के अंदर काफी सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। दे कैन कंटेस्ट इन इलेक्शन, दे कैन होल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। इट इज द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ सकते और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकते। एनआरआई जो है उसके लिए ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एनआरआई स्टेटस जो है वो कितने टाइम से इंडिया में रहते हैं उसके बेसिस पे दिया जाता है। तो सेकंड जो है वो करेक्ट होगा, आंसर इज बी, सेकंड ओनली। सो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ये फैसला दिया है कि जो कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज है दे आर नॉट बाउंड बाय द लॉ टू प्रोवाइड स्पेशल कोटा फॉर द एनआरआई। मतलब उनके ऊपर ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि उनको एनआरआई को एक स्पेशल कोटा जो है वो देना ही होगा। Question number 5, which of the following statement is or are correct about a system of air quality and weather forecasting and research? Suffer. First, it is an integral part of India's first air quality early warning system. Second, it monitors both weather parameters and pollutants harmful to human health. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। It is an integral part of India's first air quality early warning system, जिसके बेसिस पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बनाया जाता है। एंड सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है, ये वेदर पैरामीटर्स को मॉनिटर करते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, क्लाइमेट कैसा है, वेदर के, और उसके साथ में पॉल्यूटेंट्स जो है वो भी मेजर करता है। फॉर एग्जांपल ग्राउंड लेवल ओजोन कितना है, देन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये सब चीजें ये मॉनिटर करता है। और उसके साथ में जो एक्स्ट्रा चीजें है, फॉर एग्जांपल बेंजीन, देन टोल्यूइन,
एंड xylene। तो इस पॉल्यूटेंट्स को भी ये मेजर करता है। और आप सबको पता होगा कि बेंजीन पॉल्यूशन के ऊपर इस साल प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आया था। सो आवर आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी न्यूज में है। दिल्ली के अंदर एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट ना हो, इस वजह से काफी सारे स्टेप लिए जा रहे हैं वहां पे। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन इंडिया टू फॉर्मुलेट ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी? फर्स्ट ओडिशा, सेकंड तेलंगाना, थर्ड दिल्ली एंड फोर्थ पुडुचेरी। तो चलिए दिखता है करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, दिल्ली। दिल्ली कैबिनेट जो है उन्होंने रिसेंटली ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी जो है उसको अप्रूवल दे दिया है। दिल्ली इज द फर्स्ट स्टेट इन द इंडिया टू पास दिस पॉलिसी। वहां पे जिस जगह पे, जिस एरिया के अंदर डेवलपमेंटल वर्क्स कंडक्ट किए जा रहे हैं, अगर उस डेवलपमेंटल वर्क्स की वजह से अगर किसी ट्री को काटने की जरूरत पड़ी तो वो ट्री को जो है उस वृक्ष को ट्रांसप्लांट किया जाएगा, दूसरी जगह पे उसको शिफ्ट किया जाएगा, राइट। सो दिल्ली इज द फर्स्ट स्टेट इन द इंडिया। Question number 7, which of the following statement is or are correct about open acreage licensing policy, that is OALP? First, it is related to licensing of coal mines across the country. Second, it is a giant step towards India's ease of doing business. And third, companies are given choices for the exploration under this policy. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू ऑयल एक्सप्लोरेशन। इट इज रिलेटेड टू ऑयल एक्सप्लोरेशन, इट इज नॉट मेंट फॉर दी कोल माइंस, राइट। जहां पे पोटेंशियल ऑयल एंड नेचुरल गैस मिल सकते हैं, ऐसी साइट्स को एक्सप्लोर करने के लिए ये पॉलिसी जो है वो बनाई गई है। इट इज अंडर दी हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, जिसका अर्लियर नाम क्या था, नेशनल एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। तो ये फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकंड जो है वो करेक्ट है। इसके अंदर कंपनीज को चॉइसेस दी जाती है, उनको सबसे पहले नेशनल डेटा रिपोजिटरी है उसमें से चॉइस दी जाएगी, उसके बेसिस पे उनको बिडिंग, कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू वो ब्लॉक जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है उनकी चॉइस का। तो मतलब यहां से एक्सप्लोरेशन जो है वो बढ़ेगा, तो इस वजह से इंडिया के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो भी इंक्रीज होगा। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर होगा बी, सेकंड एंड थर्ड। सो ऑयल इंडिया लिमिटेड, उन्होंने अंडमान के अंदर अपना ऑफशोर ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट किया है एक्सप्लोरेशन का। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में भी ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी जो है उसके अंदर किस तरीके से ऑयल इंडिया लिमिटेड को ब्लॉक्स दिए गए थे उसका मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following statement is or are correct about Indira Sahni versus Union of India 1992 case? First, it expanded the scope of backward classes reservation. Second, it put certain limitations on total reservation in a particular state. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज इट डज नॉट एक्सपांडेड the scope of backward classes. It further reduced or it put certain limitations on the backward class reservation by introducing a criteria जिसको हम क्या कहते हैं, क्रीमी लेयर कहते हैं। तो इस पर्टिकुलर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन उसमें से जो क्रीमी लेयर है उसको एक्सक्लूड किया जाना चाहिए। क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है, उसके लिए लंबे चौड़े क्लॉजेस है, बहुत सारे कंडीशंस है। मतलब कि जो बैकवर्ड क्लास में भी इकोनॉमिकली इनफ जिनकी इनकम है, तो ऐसे क्लास को इसके अंदर से एक्सक्लूड किया जाता है। सेकंड जो है वो करेक्ट है। इसके अंदर ये जजमेंट आया था कि किसी भी स्टेट के अंदर 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। मराठा कोटा को लेके अभी महाराष्ट्र के अंदर ये प्रोटेस्ट चल रहा है, बिकॉज वहां पे इन दी इनिशियल स्टेज जो लेजिस्लेचर है उन्होंने 16% मराठा कोटा जो है वो डिक्लेयर किया था। फिर ये बात वहां की हाई कोर्ट में गई, हाई कोर्ट ने एजुकेशनल
क्राइटेरिया में 12% रिजर्वेशन अलाउ किया था एंड गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर 13%, लेकिन फिर भी ये अभी मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है एंड सुप्रीम कोर्ट हैज रेफर्ड दिस मैटर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो इस वजह से वहां पे ये मराठा कम्युनिटी जो है उनके रिजर्वेशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया डज नॉट होल्ड 2+2 डायलॉग्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ऑप्शन ए यूएस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जापान एंड ऑप्शन डी सिंगापुर। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी सिंगापुर। 2+2 डायलॉग के लिए आपको सिर्फ क्वाड कंट्रीज जो है वो याद रखने हैं। क्वाड कंट्रीज के साथ इंडिया जो है वो 2+2 डायलॉग अभी तक होल्ड करता आ रहा है, जिसके अंदर यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और इंडिया है। 2+2 डायलॉग का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है एंड डिफेंस मिनिस्ट्री, तो ये दोनों काउंटर पार्ट जो है उसके ये दोनों सेक्शंस एंड देन सामने जो काउंटर पार्ट्स होंगे उन दोनों के बीच में ये डायलॉग होता है। सो यूएस के साथ हमारा 2+2 डायलॉग होने वाला है, इस वजह से ये न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम? फर्स्ट, इट इज अ मेंबर ऑफ यूएनडीपी, that is United Nation Development Program, and second, it works with India since 1963 on various food safety initiatives of Government of India। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज अ मेंबर ऑफ यूएनडीपी, जिसकी स्थापना हुई थी 1961 में, जिसका हेडक्वार्टर है रोम इटाली में, और ये 1963 से लेके इंडिया के अंदर काम करता आ रहा है। गवर्नमेंट के काफी सारे जो फूड सेफ्टी के रिलेटेड इनिशिएटिव्स है, फॉर एग्जांपल टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो ऐसे इनिशिएटिव के अंदर ये इंडिया को हेल्प करता है। सो आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। और ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस साल का नोबेल पीस प्राइज जो है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है, तो इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।